तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? वी हैड डन टिल स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, वो सब समझ में आ गया था. वी डिड दैट वो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन किया था. ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में कौन से जीन का किया था? जिस जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा था, विच वाज एक्चुअली द लैक-जी जीन, है ना. एंड एक और क्या किया था? दैट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर. ठीक है, वो सब समझ में आ गया था लास्ट क्लास में. सो उसके बाद में आज वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड फ्रेश टॉपिक विच इज एक्चुअली वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर. सो अभी तक व्हाट वर वी स्टडिंग? वी वर स्टडिंग के how do we transfer our desired gene into the host cell by using a vector. ठीक है, we said कि we require vector. Vector कौन सा? It can be either plasmid or it can be anything else. ठीक है, there can be so many vectors. But अब हम बात करें how to do this gene transfer without any vector. What other methods can be there so that जिसके थ्रू हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर कर सकें. ठीक है, सो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में सबसे पहले व्हाट इज देयर? फर्स्ट मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन. वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर से यू आर गेटिंग, it means कि we do not require any vector, we are doing it without the aid of any vector. ठीक है, so first method is in this category is actually micro injection. So what is micro injection? इसमें क्या होता है कि the foreign DNA, it is actually directly injected. Foreign DNA, again you are understanding, which is our gene of interest, ठीक है, or the desired gene. So in this, the foreign DNA, it is actually directly injected into the nucleus of the animal cell by using microneedles or micropipettes. This technique is actually followed in vitro fertilization. जैसे इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी डिड दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने वो किया था, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, द कपल्स हु एक्चुअली कैन नॉट कंसीव बाय अ नॉर्मल मेथड, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे what do we do? We actually take the isolate the egg from the female and isolate the sperm from the male. ठीक है, and what do? We fuse them in the artificial conditions or in the laboratory conditions. ठीक है, तो इसके अंदर भी एग्जैक्टली वो ही सेम, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बेसिकली जो टेक्निक फॉलो होता है, दैट इज एक्चुअली माइक्रो इंजेक्शन. सो उसमें क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम डायरेक्टली ही जिस होस्ट सेल के अंदर हमको ट्रांसफर करना है, उसके डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, द फॉरेन डीएनए, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल by using micro needles or the micropipettes. For example, this is the animal cell or this is the host cell and this is the nucleus. ठीक है, so हम लोग क्या कर रहे हैं, we actually take a needle which is a micro needle. So इस micro needle में what is present, इसमें our gene of interest or our desired gene is present. तो इस desired gene को हम क्या कर रहे हैं, directly host cell के nucleus में we are injecting it directly. ठीक है, so this is the syringe which is actually used and it is the micro injection needle containing the foreign DNA. ठीक है, this is the nucleus and this is the cytoplasm plus this is also the host cell. ठीक है, like I said. अब होता क्या है, when you're actually injecting that foreign DNA using that needle into the nucleus, दूसरे साइड से you need to hold the cell in position. ठीक है, तो सेल को पोजीशन में होल्ड करने के लिए यहाँ पे you actually need to apply the pressure. और वो प्रेशर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली द प्रेशर शुड बी अप्रोप्रिएट प्रेशर. मतलब यहाँ पे जो सक्शन लिखा है, सक्शन मतलब कि यू हैव टू होल्ड दिस सेल इन पोजीशन. ठीक है, एंड उसके लिए प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए. ठीक है, अगर प्रेशर इससे कुछ भी कम या ज्यादा हुआ तो द सेल विल एक्चुअली कोलैप्स और इट विल एक्चुअली फॉल डाउन. तो यहाँ पे सेल को, इस होस्ट सेल को होल्ड करने के लिए यू नीड टू अप्लाई सम प्रेशर and so that you can directly inject your foreign DNA into the nucleus. Nothing much complicated, but again, this is a highly, firstly, it is a highly costly procedure. Second, you need highly qualified people to perform all of these methods because बोलने में it is very easy कि हम जो foreign DNA है उसको directly हम nucleus में introduce कर देते हैं. But if we actually talk about it in practical, it is way more impossible. So मतलब way more difficult. So इसमें micro injection needle से when you are injecting it into the nucleus directly, you require high precision and high qualified people to do all of this. ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड मेथड इसमें आता है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोपोरेशन.
इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पोरेशन स्टैंड्स फॉर द पोर्स, होल्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो सेल है, अगेन द होस्ट सेल जिसके अंदर हमको फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके अंदर उस होस्ट सेल को क्या करेंगे, हम उस होस्ट सेल को फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वी गिव इट अ हाई वोल्टेज करंट, ठीक है, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी का उसको करंट देते हैं, बट अगेन वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, लाइक फॉर अ मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उसकी वजह से temporary pores are created in the plasma membrane of the host cell. For example, this is the host cell, ठीक है, एंड इसमें we give the current to it. तो इसकी वजह से क्या होता है, जगह जगह पे so many pores are created, temporary pores are created, ठीक है। मतलब टेम्पररी पोर्स का मतलब क्या है कि ये जो पोर्स ओपन हुए हैं या ये जो पोर्स फॉर्म हुए हैं, they have been formed for a very short duration. Like for example, आपने बहुत high intensity का करंट दिया for मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड और इवन लेसर देन दैट, तो क्या होगा कि वो जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है जब ये पोर्स फॉर्म हुए हैं, उसी ड्यूरेशन में यू हैव टू बेसिकली इंट्रोड्यूस दैट फॉरेन डीएनए, ठीक है। इस बिकॉज यहाँ पे दीज पोर्स आर एक्चुअली टेम्पररी, मतलब अगर उस ड्यूरेशन में जब तक ये पोर्स ओपन है, तो अगर उस ड्यूरेशन में अगर हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो तब तक दीज पोर्स विल अगेन क्लोज, इसीलिए दीज पोर्स आर टेम्पररी। सो जब तक ये पोर्स ओपन है तभी वी हैव टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए इमीडिएटली, and due to this the temporary forms pores they form in the plasma membrane of the host cell, and these pores they use for the introduction of फॉरेन डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो जो उसमें सेल में के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स फॉर्म हो गए, और ये क्या है, दीज आर द फॉरेन डीएनए जीन्स, ठीक है। तो ये फॉरेन डीएनए के जीन्स जो है, इसके थ्रू यहाँ पे ये एंटर कर जाएंगे इन होल्स के थ्रू, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरेन डीएनए के जीन्स एंटर कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या, इट इज एक्चुअली केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल, इसमें हम कोई केमिकल यूज करते हैं, वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस इट इनटू अ मीडियम, ठीक है, एंड दैट chemical which is most commonly used is actually polyethylene glycol. So certain chemicals like polyethylene glycol, they are introduced in the medium to introduce foreign DNA. It is basically said कि जब हम polyethylene glycol को when we introduce it into the medium, it is assumed to perform some reaction, or it is assumed to perform some changes in the host cell that it makes the host cell capable of taking that foreign DNA, ठीक है। जो इसमें एक लास्ट मेथड है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड और द पार्टिकल गन मेथड। एग्जाम में डायरेक्ट यही मेथड पूछते हैं, एक्सप्लेन द बायोलिस्टिक मेथड और द जीन गन मेथड आउट ऑफ ऑल दीज मेथड्स। इसमें क्या होते हैं कि हम लोग वी टेक द टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है, अगेन दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, तो इसीलिए वी टेक दीज पार्टिकल्स, टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स, एंड इनको क्या करते हैं, वी कोट these particles with the foreign DNA। मतलब कि जो डिजायर्ड हमारा जीन है, सबसे पहले तो हम गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स लेते हैं, एंड देन वी कोट देम विद आवर फॉरेन डीएनए, and then they are bombarded into the target cells at a very high velocity. Suppose these are the tungsten or the gold particles which we have taken, ठीक है, तो इनको हम सराउंड कर देते हैं, कोट कर देते हैं विद द फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये क्या कैसे एक्ट करेंगे, दे एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग एज द बुलेट्स, बुलेट्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो और होता क्या है, यहाँ पे क्या एक और क्या प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द होस्ट सेल, ठीक है, ये होस्ट सेल है, इसके अंदर हमको ये फॉरेन डीएनए क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अब ये लोग जो ये हैं फॉरेन डीएनए के पार्टिकल्स, दे एक्चुअली एक्ट एज द बुलेट्स नाउ। तो अब ये जो साइज ऑफ बुलेट जो फॉर्म हुआ है, इट शुड बी अबाउट 1 to 2 माइक्रोन, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सो अब क्या होगा, नाउ दीज बुलेट्स हैव टू बी फायर्ड विद द हेल्प ऑफ अ जीन गन, ठीक है, एक जीन गन आती है। सो व्हेन वी लोड दीज बुलेट्स इनटू दैट जीन गन, and the gun should be fired at a speed of 1400 feet per second. हम लोग जनरली स्पीड किसे मीटर पर सेकेंड में सुनते हैं या फिर किलोमीटर्स पर आवर, बट यहाँ पे द स्पीड इज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड इज एक्चुअली 1400 feet per second, एंड द स्पीड जो स्पीड होनी चाहिए वो एग्जैक्टली यही स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड इससे ज्यादा होती है, मतलब अगर 1400 feet per second से द स्पीड इज मोर देन दिस, तो ये जो पार्टिकल्स है, मतलब जो उसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है,
that will actually pass out through the other end, मतलब इस host cell के से, मतलब इस यहाँ से enter करके दूसरे end से वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. Again, which will be of no use to us. अगर इसकी स्पीड इससे कम होती है, 1400 स्पीड से कम, स्पीड पर सेकेंड से कम होती है, तो पार्टिकल विल एक्चुअली रीबाउंड. सो इट इज वेरी एसेंशियल कि जो जब हम फायरिंग कर रहे हैं, द स्पीड हैज टू बी एग्जैक्टली दिस 1400 फीट पर सेकेंड. एंड अगर स्पीड हो, ये स्पीड होगी, सो द these particles will be directly introduced into the होस्ट सेल, ठीक है. अगेन, व्हाई आर वी यूजिंग द टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, कोई और मेटल्स क्यों नहीं यूज करें? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये तो सभी को पता है, दे आर द नोबल मेटल्स. सो इसीलिए हम वी यूज दीज पार्टिकल्स एंड देयरफॉर दे कॉज लीस्ट डैमेज और नो हार्म टू द होस्ट सेल, ठीक है. सो द साइज ऑफ द बुलेट एंड स्पीड इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इट शुड बी फायर दैट इज स्पीड ऑफ 1400 फीट पर सेकेंड ओनली, ठीक है. सो यहाँ पे आपका वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का टॉपिक इट एक्चुअली गेट्स कंप्लीटेड. एंड यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं, जीन ट्रांसफर है, वो सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, अब क्या करना है कि अब एक टेक्निक आती है विच इज द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है? जैसे हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि हमको कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है. अब हमको पता है हमारा जो जीनोम है इट इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है. अगर हम खुद के जीनोम की भी बात करें या फिर इवन इफ यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, द जीनोम इज वेरी लार्ज, इट कंटेन्स सो मच लार्ज नंबर ऑफ जीन्स. एंड ऑल्सो जो डीएनए है, डीएनए का साइज इट इज एक्चुअली 2.2 मीटर्स एक सेल के अंदर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. सो पूरे 2.2 मीटर लेंथ के डीएनए को तो हम लेके नहीं घूम सकते हैं. एंड सो मेनी 30,000 35,000 वो तो जीन्स एक्चुअली डिस्कवर्ड है. एंड एक्चुअल में कितने जीन्स प्रेजेंट है वो अभी किसी को नहीं पता है. सो obviously हम इतने बड़े डीएनए को we cannot manipulate. It is manipulating such a big length of DNA is next to impossible. So हम लोग क्या करते हैं कि we actually separate a DNA fragment, ठीक है. कौन से डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं? पूरे जीनोम में से जहां पे जिसके अंदर हमको जीन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है. तो उस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे? व्हाट विल वी डू? व्हाट द स्टेप्स विल बी देयर? सो उसके लिए अगेन देयर इज अ मेथड विच इज, वो एक टॉपिक के अंदर आता है, विच इज द सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है. अच्छा, इसका एक और मतलब एप्लीकेशन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? सपोज हमको वी वांट टू चेक वेदर आवर प्लाज्मिड हैज गॉट द राइट जीन इन इट, मतलब कि जो हमारा वेक्टर है, सबसे पहले तो हम जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम वेक्टर के अंदर ही इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वो वेक्टर होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है. तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा चेक होता है वो ये होता है कि वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन एक्चुअल में एंटर किया है या नहीं किया है. सो व्हाट डू? वी बेसिकली यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक टू डायरेक्टली ऑब्जर्व आर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े डीएनए को ऑब्जर्व करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर हम उस डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर दें and if we observe the DNA fragments, तो it becomes easier for us, ठीक है. तो हम उनको easily observe कर सकते हैं. So what is this? All of this comes under the topic separation and the isolation of the DNA fragments. And जिस technique से ये किया जाता है, that technique is actually known as the agarose gel electrophoresis. And how do we abbreviate it? We abbreviate it as AGE. ठीक है. एगरोज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जो आपका प्लांट किंगडम था उसमें एगरोज आता है. ये एगरोज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? दिस एगरोज इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है. एंड दिस पॉलीसैकेराइड वी स्टडीड इन द बायोमोलिक्यूल्स. पॉलीसैकेराइड मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. सो ये एगरोज होता है क्या है? एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली टेक्निक क्या होती है? It is a technique which is used to separate the DNA fragments and the other macromolecules on the basis of their size and charge. ठीक है. So what are we doing in this? We use the agarose gel electrophoresis. It is a technique which is used to separate the DNA fragments and the other macromolecules by their size and charge. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है सभी को पता है, जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे ऑल हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो. Q stands for the charge and M stands for the mass. So all the DNA molecules they have same charge to mass ratio. तो अब क्या प्रॉब्लम होगी जब चार्ज टू मास रेशियो ही सेम है? सो हाउ डू वी सेपरेट, या किस बेसिस पे हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करें? सो because all the DNA molecules they have the same charge to mass ratio, because of this agarose gel electrophoresis basically
separates the DNA fragments बेस्ड ऑन देयर साइज ओनली. मतलब सपोज कोई एक डीएनए फ्रैगमेंट है, सपोज कोई एक डीएनए फ्रैगमेंट इज ऑफ 150 बेस पेयर, ठीक है. कोई एक और डीएनए फ्रैगमेंट है, उसका सपोज साइज 300 बेस पेयर है. कोई एक और डीएनए फ्रैगमेंट है, उसका 1500 बेस पेयर है, एक का 750 बेस पेयर है. तो ये जो बेस पेयर सेपरेट हो रहे हैं, ये सब किसके बेस पेयर है? वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए के बेस पेयर है. अब ऑब्वियसली जब सबका चार्ज टू मास रेशियो सेम है, तो चार्ज टू मास रेशियो के बेसिस पे तो हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते. वी कैन सेपरेट इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. एंड साइज के बेसिस पे क्यों सेपरेट कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. एंड वी नो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके क्लीव करते हैं. इफ दे डू नॉट गेट देयर स्पेसिफिक साइट, तो दे विल नॉट क्लीव. तो सपोज सो मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम एक मीडियम में डाल देते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस द डीएनए. so many restriction enzymes are there, so सबकी अलग अलग क्लीविंग साइट है. तो जब अलग अलग क्लीविंग साइट है, तो सो वील गेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है. तो जो डिफरेंट साइजेस के डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन होते हैं, उसके बेसिस पे वी सेपरेट दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है. सो वी हैव टू स्टडी दिस एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इन डिटेल. आप लोग पहले इतना नोट डाउन करिए एंड देन वील स्टार्ट विद दिस टेक्निक इन डिटेल, ठीक है.
Can I rub the left side? You remember na that you have a test on Saturday? सर ने कब बोला? तो सर का खुद का टेस्ट है संडे को. ओके.
बेसिकली इसको समझो, देन आई मेक यू राइट इट डाउन. Basically, इस agarose gel electrophoresis में what are we using? We use a gel, and gel कौन सा होता है? It is the agarose gel. So basically, what is this agarose? This agarose is actually a polysaccharide in nature, and ये एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होता है? इट इज एक्चुअली प्रेजेंट एज ड्राई पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है. So when we heat this agarose in a buffer, you already know what is buffer. Buffer means कि there are certain that we take some water and add some salts to it. So basically buffer का nature क्या होता है? It doesn't allow let the pH change of the solution. pH का solution का pH change नहीं होने देता है, ठीक है. So इस agarose को क्या करते हैं? We heat it in a buffer and then we allow it to cool. This agarose is actually allowed to cool. So when it actually cools down, what actually becomes? We get a solid gel-like thing, which is this agarose gel, and we require this gel to carry out this gel electrophoresis. ठीक है. अब होता क्या है? This is the setup which is actually present. ये एक ऐसा ग्लास का, ये सब क्या होता है? ग्लास का सेटअप होता है उसमें. उसमें what happens? कि ये जो ब्लैक पेज पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल पार्ट. ठीक है. तो सेंट्रल पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे से छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स आर देयर, एंड वी कॉल दोस कंपार्टमेंट्स एज द वेल्स. ठीक है. सो इन वेल्स में हम क्या करते हैं? वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस आर डीएनए. एंड वो डीएनए कौन सा होता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर, सपोज इफ आई आइसोलेट द, सबसे पहले मैं फॉरेन डीएनए, मतलब जिसमें से भी मेरे को आइसोलेट करना है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट करना है, तो उसमें से पहले मैं वो डीएनए आइसोलेट करूंगी. ठीक है. उस ऑर्गेनिज्म से आई विल आइसोलेट द डीएनए एंड देन आई विल कट दैट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स. एंड फ्रैगमेंट्स में मैं डीएनए को कैसे कट करूंगी? आई विल कट इट बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से क्या होगा? द डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बी कट इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स. अब वो फ्रैगमेंट्स, दे कैन बी ऑफ स्मॉल साइज और दे कैन बी ऑफ लार्ज साइज. तो वो हम वी कैन नॉट गेस कि वो छोटे साइज का फ्रैगमेंट है या वो बड़े साइज का है. सो वी परफॉर्म दिस एंटायर प्रोसीजर टू सी दिस. तो अब क्या करते हैं? व्हेन वी कट दैट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस इनटू दीज वेल्स. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैडर लेते हैं. स्टैंडर्ड लैडर मतलब कि एक ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा डीएनए का लैडर या साइज, जिसमें फ्रैगमेंट्स का साइजेस, हाँ क्या आवाज नहीं आ रही क्लियर? रुको. Am I audible now? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम बहुत कम आ रही है. हेलो. सी, तो ये क्या है इसमें? जैसे मैंने बोला, डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देते हैं, तो वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में कट हो जाता है. ठीक है. तो वो स्मॉल, कोई फ्रैगमेंट स्मॉल साइज का होगा, कोई फ्रैगमेंट लार्ज साइज का होगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे हम एक ऑलरेडी डिजाइंड एक लैडर होता है. लैडर का मतलब क्या? कि ये इस लैडर का मतलब इस पे भी जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे उनका साइज हमको ऑलरेडी पता है. ठीक है. मतलब सपोज 500 बेस पे, 1500 बेस पे, 3000 बेस पे. तो होता क्या है कि ये जब डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हेन दे गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो हम इस लैडर के बेसिस से हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट हुए हैं, कौन सा फ्रैगमेंट कौन से साइज का. वील सी दिस इन अ व्हाइल. तो बाकी का सेटअप में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सी, यहाँ पे दीज, ये तो क्या है? दीज आर ऑल द वेल्स. अब इन यहाँ पे हम एक पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो पावर सोर्स कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ नेगेटिव एंड एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव एंड. तो यहाँ पे इसका ये नेगेटिव एंड है एंड यहाँ पे हियर इट इज दिस पॉजिटिव एंड. सो इस नेगेटिव एनोड और कैथोड को वी कनेक्टेड विद दिस पावर सोर्स. ठीक है. फिर क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पे हम जेल को पोर करते हैं. जो हमने एगरोस जेल प्रिपेयर किया है, उस जेल को हम
इस जेल बॉक्स में डालते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं दिस इज द जेल बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द जेल, ठीक है। अब क्या होगा, एक एंड को हमने तो कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, एक एंड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। अब क्या करेंगे कि हम पावर को स्विच ऑन करेंगे। ये पावर को स्विच ऑन कर देंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया दिस इज एक्चुअली द डीएनए लैडर। डीएनए लैडर मतलब कि इसका साइज हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब फ्रैगमेंट सेपरेट होंगे, जब साइजेस ऑब्टेन होंगे, तो हाउ विल वी गेट टू नो कि कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट कितने साइज का है। तो इसके लिए वी रिक्वायर समथिंग फॉर द रेफरेंस। सो रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज दिस डीएनए लैडर, जिसपे साइजेस ऑलरेडी रिटन होते हैं, तो जिससे हमको पता लग जाता है कि कौन सा जो यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन हुआ है वो कितने साइज का है। फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे पावर को स्विच ऑन कर दिया, प्लग ऑन कर दिया, फिर क्या होगा, अब ये जो जेल है इट विल स्टार्ट रनिंग, ठीक है। अब जेल जब रन करना स्टार्ट करेगा, करंट इस जेल के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो अब होगा क्या, वी नो कि जो हमारे, अब इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे ये डीएनए मॉलिक्यूल्स बना देती हूँ, सपोज दीज आर एक्चुअली द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये रेड वाले क्या है, सभी डीएनए मॉलिक्यूल्स है। अब होगा क्या, जैसे ही इस जेल में से करंट पास करना स्टार्ट करेगा, तो हमको पता है डीएनए इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज। सो एज इट इज नेगेटिवली चार्ज, कोई भी चीज ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करती है, सो डीएनए एज इट इज नेगेटिवली चार्ज इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड, मतलब यहां से चल के दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एंड। तो होगा क्या कि इस नेगेटिव एंड से दे विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड। तो जैसे जैसे जेल रन करना स्टार्ट करेगा, थोड़े टाइम बाद व्हेन वी एक्चुअली स्विच ऑफ दिस पावर सोर्स, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे पीसेस जगह जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो व्हाट विल वी एक्चुअली कंक्लूड कि जो सबसे शॉर्टर पीस है, मतलब जो सबसे लाइट वेट का डीएनए फ्रैगमेंट है, जो सबसे शॉर्ट साइज का डीएनए फ्रैगमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट वेट है तो वो इजीली सबसे जल्दी भागेगा एंड वो सबसे जल्दी या सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। एंड जो सबसे हेवीएस्ट वन होगा तो वो इजीली मूव नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली द हेवीएस्ट वन विल बी प्रेजेंट क्लोजेस्ट टू द वेट। बात समझ में आ रही है। जो छोटे साइज का फ्रैगमेंट है दैट विल मूव फास्टर, जब जेल रन कर रहा है, करंट ऑन है, तो स्मॉल साइज का फ्रैगमेंट रन करके इट विल मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एंड, बिकॉज हमने बोला डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव एंड से वो पॉजिटिव एंड की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। और जो लार्ज साइज के फ्रैगमेंट्स है वो सिर्फ कहां पे रह जाएंगे, दे विल रिमेन नियर द वेल, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये तो चलो हमारे फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए, ये सब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी। फिर क्या होगा कि फ्रैगमेंट्स हमारे सब सेपरेट हो गए, लेकिन अब हमको विजुअलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जो डीएनए है इट इज एक्चुअली कलरलेस, मतलब उसको हम नेकेड आई से वी कैन नॉट विजुअलाइज इट। ऑब्वियसली इतने स्मॉल साइज के फ्रैगमेंट्स होते हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी देम। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए वी हैव टू अगेन फॉलो अ प्रोसीजर। उसके लिए क्या करेंगे हम कि इस जेल को बाहर निकाल लेंगे एंड वील सी कि कहाँ कहाँ पे डीएनए के बैंड्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। बैंड्स मतलब कि जैसे हम उसको जब विजुअलाइज करते हैं तो होता क्या है, ऐसे डीएनए के बहुत जगह जगह पे ऐसे बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो बैंड्स है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही डीएनए का फ्रैगमेंट है। सपोज ये वाला जो है, सपोज यहाँ पे ये 500 बेस पेयर का है और सपोज ये वाला 350 बेस पेयर का है, ठीक है। ये जो दो बैंड्स है, तो इन दो बैंड्स का मतलब क्या है कि जो जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स 500 बेस पेयर के साइज के हैं वो सभी के सभी आके इस एरिया में अक्यूमुलेट कर जाएंगे। जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स which are of size 500 base pair, they will come and migrate and they will get accumulated in this particular region, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 500 बेस पेयर एंड मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ एक डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा एक बैंड में, मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी प्रेजेंट। सिमिलरली अगर सपोज ये 350 बेस पेयर्स का डीएनए बैंड है, मतलब कि इसके अंदर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे देयर विल बी मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच विल बी ऑफ 300 बेस पेयर साइज। तो अब जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो हम देखते हैं डीएनए बैंड्स को ऑब्टेन करते हैं। अब जो उसके लिए हम विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस एगरोस जेल को हम स्टेन करते हैं। स्टेन किससे करते हैं, विद डीएनए बाइंडिंग डाई। एक इथिडियम ब्रोमाइड करके एक डाई आती है, उसको इस जेल को हम स्टेन करते हैं उस डाई से, ठीक है। एंड इस जेल को फिर हम प्लेस करते हैं अंडर द यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखते हैं।
तो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जैसे ही हम स्टेन्ड जेल को रखेंगे तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वी कैन इजीली सी कि कहाँ कहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है। एंड जैसे मैंने बोला वी ऑलरेडी हैव दिस रेफरेंस डीएनए लैडर जिसमें हमको साइजेस पता है। तो जहां जहां पे वो डीएनए फ्रैगमेंट्स इल्यूमिनेट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट कितने साइज का है, ठीक है। सो थ्रू दिस we can actually get to know what is the size of the DNA fragment and how far the DNA fragments have actually traveled, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करो, मेरे साथ साथ में नोट डाउन करो, देन आई विल एक्सप्लेन इट अलोंग, ठीक है। ये राइट साइड तो कंप्लीट हो गया क्या? इसको नोट करो तब आगे लिखती हूँ मैं।